तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है क्लास 10th वीकली टेस्ट रेल प्रोजेक्ट द्वारा जो वीकली टेस्ट आपका होता है, ठीक है, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, जो कि आपका वीकली टेस्ट में इन सभी क्वेश्चंस को आने का चांसेस है। ठीक है, और आएगा भी। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में आपका 52 विषय हैं। ठीक है, कितना विषय है, 52। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, कहता है भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आपका हिंदी है। ठीक है, क्या है, हिंदी है। तो हिंदी आपका राइट हो जाएगा। हिंदी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कितने क्षेत्र में बांटा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में बांटा गया है, 3 क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, 3 क्षेत्र में, और तीनों के नाम लिखें। ठीक है, तो तीनों क्षेत्र आप लिख लेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा, तीन। ठीक है, 3 क्षेत्र में बांटा गया है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, छुपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो छुपी हुई बेरोजगारी जो है आपका कृषि क्षेत्र में पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी क्या होता है, ये बेरोजगारी जिस जगह पर 4 आदमी का काम होता है, मान लीजिए किसी खेत में 4 आदमी का काम है, वहाँ पर 6 आदमी काम कर रहा है, तो 2 आदमी जो है ये छुपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि यही होता है आपका छुपी हुई बेरोजगारी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग पाँचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र में संबंधित है। अध्यापक जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हम आपको बताएं 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो प्रथम क्षेत्र में क्या आता है, बहुत कुछ आता है, जैसे कृषि, ठीक है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जो कच्चा माल को बनाकर फैक्ट्रीज में उसको परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना को चीनी बनाया गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। इसी के साथ तृतीय क्षेत्र क्या होता है, संचार, बैंकिंग, जो सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो अध्यापक क्या है, एक सेवा क्षेत्र है, यानी कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, अध्यापक वर्ग आएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर से है, तो ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग सातवां क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो विश्व में कुल आयतन का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है जल का, तो ये आपका 96.5% पाया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग लवणीय तो जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, तो ये जो है आपका 2.5% है। ठीक है, 2.5% आपका जल है पीने लायक। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। इसी के साथ हम लोग 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है 1923, ठीक है, 1923 ईस्वी में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था। तो सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र जो था आपका वो था अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश जो है ये आपका सबसे बड़ा कर्जदाता देश था 1923 में। ठीक है, इसी के साथ आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या जो कि आपका एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन है। कहता है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। तो केनाल कॉलोनी जो बनाया गया है ये आपका पंजाब में बनाया गया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, पंजाब में। ठीक है, चलिए ये था आपका कुछ जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका
वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा और साथ ही फाइनल एग्जाम में भी। चलिए हम लोग कुछ अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कहता है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए 3 क्षेत्र आपको बताएं अभी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आंसर में देखेंगे कि ऐसे गतिविधियाँ जहाँ प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक द्वारा जो वस्तु क्या होता है हमें प्राप्त होता है, जैसे खेत हो गया, इसका हम लोग उपजाते हैं, ठीक है, खेत में कृषि करते हैं और धान का बहुत सारे फसल को हम लोग उगाते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कृषि, पशुपालन वगैरह, ठीक है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र आपका इसी को कहते हैं, ठीक है। ऐसी गतिविधियाँ जहाँ पर प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है तो उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहते हैं। इसी के साथ हम लोग दूसरा देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र देखें, इसी के साथ हम लोग द्वितीय क्षेत्र को देखेंगे। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसी गतिविधियाँ जहाँ पर कच्चा माल अथवा प्राकृतिक उत्पादकों को उपयोग वस्तुओं में बदल देती है, उन्हें द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। कहने का क्या अर्थ है, मान लीजिए गन्ना है, ठीक है, गन्ना है और गन्ना को फैक्ट्री में ले जाके चीनी में बदला, ठीक है, चीनी में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, और वो क्या हो गया, चीनी जो हुआ वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जब चीनी को बेचा जाएगा दुकानों वगैरह में तो वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, संचार आता है, बैंकिंग आता है, सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उसे रोजी रोटी नहीं चलती, ऐसे वो जिस बेरोजगारी का शिकार होते हैं उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न हो गया, यहाँ पर होगा आपका प्रच्छन्न, ठीक है, प्रच्छन्न हो जाएगा यहाँ पर, राइट। चलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा है कि जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग कोई कार्य कर रहा है, उसको एक आदमी से अधिक लोग का काम करता है तो उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अगला हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है जल संसाधन क्या है। एक चैप्टर है ज्योग्राफी में, जल संसाधन, 10th क्लास का, ठीक है, ज्योग्राफी में जल संसाधन, तो उसको आप लोग पढ़े होंगे तो इसको पता होगा आपको जल संसाधन क्या है। तो यहाँ पर उत्तर है जल क्या है, संसाधन जल के वे स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जल क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। अधिकांश लोगों को ताज़े जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, ये पढ़ सुने हैं ना। तो जल के बिना पृथ्वी क्या है में जीवन है, संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय मतलब कभी ना समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। चलिए समझ गए आप लोग जल संसाधन क्या है। इसी के साथ हम लोग अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। G77 का क्या तात्पर्य है। G77 का क्या तात्पर्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो G77 का क्या तात्पर्य है, 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेजी गति से कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जो G77 के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। समझ गए G77 क्या है। तो इसी के साथ हम लोग क्या है 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। इसका उत्तर लिखेंगे भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 कारक उत्तरदायी है। पहला कारक व्यापारिक कारक, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, ठीक है। और दूसरा पूंजी, बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आज़ादी का, ठीक है। तो ये सभी आपका जो वैश्वीकरण से संबंधित है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे और वीकली टेस्ट में जाएंगे तो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हर सप्ताह मिलेगा। और साथ ही जो ज्योग्राफी का नोट्स है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास का प्रश्न है, ठीक है, सभी आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते जाए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।